प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 12 गणित की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आव्यूह के अध्याय में आज का प्रकरण है परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं और व्युत्क्रम आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि एक कोई आव्यूह ए है तो ए की पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर आपस में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है वह आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह ए के परिवर्त को ए डैश या ए पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि ए अवयव है ए आई जे एम क्रॉस एन का, तो इसका जो परिवर्त होगा ए डैश, इसकी पंक्ति बदल के हो जाएगी एन और स्तंभ बदल के हो जाएगा एम, और जो आई जे था वो बदल के हो जाएगा जे आई। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए और स्तंभ को पंक्ति में परस्पर विनिमय कर दीजिए। इंटरचेंज करने से जो आव्यूह आपको प्राप्त होगा वही आपके लिए परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो उदाहरण से देखिए कैसे हम पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करते हैं। एक आव्यूह ए है जिसका अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए, परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि पंक्ति को यहाँ पे स्तंभ में बदल दीजिए, तो हो गई 1 2 3। दूसरी पंक्ति यहाँ पे बदल के दूसरी स्तंभ हो गई, यहाँ से तीसरी पंक्ति बदल के यहाँ पे तीसरी स्तंभ हो गई। तो इस जो हमें मिल गया ए डैश बराबर 1 4 7 2 5 8 3 6 9। आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या क्या गुणधर्म हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यह निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन करती है। पहला, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त ले, उसका परिवर्त ज्ञात करें तो पुनः वह अपने मूल रूप में आव्यूह में प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ए डैश का डैश, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डैश का डैश पुनः आपको ए मूल रूप से आव्यूह प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसका जो गुणधर्म है, किसी अचर से किसी आव्यूह में गुणा करने के बाद उसका अगर हम परिवर्त निकालें, यानी कि के ए डैश निकालें, तो यहाँ पे अचर का ट्रांसपोज नहीं होता है, परिवर्त नहीं होता, अचर का अचर ही रहता है, बस आव्यूह का परिवर्त होता है, यानी कि ए के डैश इक्वल टू के ए डैश, सिर्फ आव्यूह का परिवर्त होगा। तीसरा है, किसी दो आव्यूहों को जोड़ दे ए प्लस बी, उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उन अलग अलग आव्यूहों के ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा, यानी ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। चौथा जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है, किसी दो आव्यूहों का गुणा कर दें और उनका परिवर्त आव्यूह निकालें, तो उसका मान जो होगा, जो पीछे वाला आव्यूह होगा उसका परिवर्त पहले वाले आव्यूह के परिवर्त के गुणन के बराबर होगा। अर्थात ए बी इनवर्स, ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो आपको मिलेगा बी डैश ए डैश। ए बी यानी दो आव्यूहों का गुणा कर लीजिए, उनका परिवर्त निकालेंगे तो दोनों के अलग अलग परिवर्तों को आपस में चेंज करने पे जो गुणा प्राप्त होगा वो आपको चौथा प्रगुण आपके लिए है। तो आगे देखिए सममित आव्यूह क्या है और विषम सममित आव्यूह क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर लें तो वह सेम पहले जैसे आव्यूह जैसा दिखाई अगर देता है तो वह सममित आव्यूह होता है। अर्थात किसी आव्यूह के पंक्ति को अगर स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्ति बना दें, लेकिन वह हूबहू पहले जैसे मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे, तो इसको हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह ए आई जे सममित आव्यूह कहलाता है यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त वह खुद अपने मूल रूप का हो, अर्थात आई जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, यानी इसको बदलने पे भी आई जे को बदलने पे भी वो जे आई बराबर ही आपके लिए आए। यहाँ पे उदाहरण में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक आव्यूह ए है जिसमें पंक्ति है 3 2 3 2 -1 -4 3 -4 -1, एक सममित आव्यूह है। क्योंकि इसका जब हम लोग परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो यह पंक्ति बदल के स्तंभ में हो जाएगी, तो स्तंभ हो जाएगा 3 2 3, और दूसरी जो पंक्ति है दूसरा स्तंभ बनाएगा 2 -1 -4, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनाएगी 3 -4 1। अगर देखिए क्या यही पहले मूल रूप का आव्यूह है कि नहीं। 3 2 3 3 2 3 2 -1 -4 2 -1 -4 3 -4 1 3 -4 1, यानी कि मैंने किसी भी आव्यूह को परिवर्त किया, वह मूल रूप से अपना पहला ही आव्यूह प्राप्त हुआ, तो इस तरह के आव्यूह को हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। दूसरा आपके लिए विषम सममित आव्यूह क्या होता है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालें तो वह अपने ऋणात्मक चिन्ह के साथ आव्यूह प्राप्त होता है, तो वह आपके लिए विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए, अर्थात किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालें तो अपने ऋण चिन्ह के साथ मूल रूप से अगर प्राप्त हो तो आपके लिए विषम सममित आव्यूह कहलाता है। आई जे के हर संभव मानों के लिए ए जे आई इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ ए आई जे प्राप्त होता है। तो यदि हम देखें कि आई बराबर जे रखें तो ए आई इक्वल टू माइनस ए आई, अर्थात 2ai इक्वल टू 0, अर्थात ai इक्वल टू 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ जहाँ पे आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर होगा उस अवयव का मान 0 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं, क्योंकि विकर्ण के अवयव के स्तंभ और पंक्ति के मान समान होते हैं। इसलिए जो भी विषम सममित आव्यूह आपको दिखाई देगा उसके मुख्य विकर्ण के मान 0 0 होंगे। उदाहरण से आप देख सकते हैं कि एक आव्यूह ए है जिसके अवयव हैं 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। मैंने आपको बताया था कि इसके विकर्ण के अवयव 0 0 0 होंगे, क्योंकि जब आपके लिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, तो जब वहाँ पे हम आई इक्वल टू जे करेंगे तो वो आपके लिए 2ai इक्वल टू 0, दैट्स ऑल ai इक्वल टू 0। जहाँ पे रो मैट्रिक्स सेम होंगे, इक्वल्स होंगे, उस एलिमेंट्स का मान 0 आपके लिए होगा। और इस आव्यूह को अगर हम ट्रांसपोज करके देखते हैं तो क्या यह मूल रूप से मिले आव्यूह का ऋणात्मक चिन्ह से प्राप्त होता है।
तो चलिए हम आप यहाँ आपको दिखा रहे कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। यह रही इसकी पंक्ति बन के स्तंभ हो जाएगी 0 1 2। यह रही दूसरी पंक्ति -1 -1 -1। पुनः देख लेते हैं। यह रही उसकी पहली पंक्ति जो कि स्तंभ बन गई 0 1 2। यह रही आपके लिए दूसरी पंक्ति, दूसरी स्तंभ बन गई -1 0 3। यह रही आपके लिए तीसरी पंक्ति जो कि तीसरी स्तंभ हो जाएगी 2 -3 0। अब यहाँ से आप देखिए क्या यह मूल रूप से ऋणात्मक चिन्ह के बराबर है। यहाँ पे आपने देखा 0 1 2 है, माइनस है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए -1 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 3 है, -3 हो गया। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 हो गया, -3 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया। ये अर्थात a' -a, यानी किसी भी आव्यूह का अगर हम परिवर्त करते हैं तो वो अपने ऋणात्मक मान के साथ प्राप्त होता, उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। कुछ प्रमेय हैं जिसकी सहायता से हम आगे आपको प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। तो चलते हैं। प्रमेय नंबर 1, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए a + a' एक सममित आव्यूह तथा a - a' एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। अर्थात किसी भी वर्ग आव्यूह A के लिए उसका ट्रांसपोज करके उसमें जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा वह सममित आव्यूह होगा। अगर उसके ट्रांसपोज को मूल में से घटा देंगे तो वह विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं। उपपत्ति, माना b बराबर a + a', मान लिया। तो b का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो b', तो दोनों पक्षों का हम लोग परिवर्त निकालेंगे तो a + a' का ट्रांसपोज कर लीजिए। जो मैंने आपको प्रगुण बताया था कि a + b का ट्रांसपोज करने पे a' + b' होता है, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से यह हो जाएगा a' + a' का डैश। यहाँ पे हो गया a' और a' का डैश a होता है मूल रूप में। किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपके लिए मूल मैट्रिक्स आव्यूह प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया कि कोई b का परिवर्त बराबर b के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि a + a' एक सममित आव्यूह है, क्योंकि सममित आव्यूह का ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं तो वह अपने मूल रूप में ही प्राप्त होता है। अब पुनः मान लेते हैं कि c = a - a'। अब इसका हम दोनों पक्षों का परिवर्त निकालते हैं। c' = a - a' का डैश। प्रॉपर्टी वही है कि a - b का ट्रांसपोज निकालना है तो a' - b', तो हो गया a' - a' का डैश, और a' - a' का a' आपको a प्राप्त होता है जो कि हो गया a' - a। अब यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं और इनको हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। माइनस चिन्ह लेने पे आपको मिल गया -a - a', जो कि आपके लिए यह राशि c के बराबर है। इसको ही हम लोगों ने प्रारंभ में c माना था, तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं c, यानी कि c का जो हमने परिवर्त निकाला वह -c के बराबर मिला। अर्थात कह सकते हैं कि a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। दूसरी प्रमेय देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पे बहुत सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
यानी कि कोई भी वर्ग आव्यूह ले लीजिए, उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक आपके लिए सममित और दूसरा विषम सममित। इनके योग के बराबर जो हमने आव्यूह लिया वो प्राप्त होता है। तो इसको चलिए हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे यह होता है। और इस प्रूफ को अच्छे से ध्यान में देखिएगा बेटा, क्योंकि इस पे आगे चल के आपके लिए सवाल देखने को मिलेंगे। उत्पत्ति। माना ए एक वर्ग आव्यूह है। ए को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यानी इसको ए को दो पार्टों में तोड़ दिया हमने, ए प्लस ए डैश का हाफ प्लस ए माइनस ए डैश का हाफ। अगर इसको हल करेंगे बेटा तो पुनः आपके लिए ए ही प्राप्त होगा। प्रमेय ए से हमें ज्ञात है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि हमने ऊपर आपको प्रूफ करके दिखाया था कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए उसमें अगर किसी अचर राशि से गुणा कर दें तो के ए का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि अदिश का ट्रांसपोज नहीं होता, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो के ए डैश होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए डैश में मैंने एक अदिश राशि से गुणा किया था 1/2 से, तो उसका जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 का ट्रांसपोज होगा नहीं, सिर्फ ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज होगा। और ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, अर्थात 1/2 ए प्लस ए बाई प्लस ए डैश, a/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है तथा 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करें किसी भी वर्ग आव्यूह को दो भागों में कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं। तो एक आव्यूह ए है जिसको हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे, एक सममित आव्यूह में, दूसरा विषम सममित आव्यूह में। आव्यूह ए को मैंने लिख लिया, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज निकालने का वही तरीका, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए तो आपको ट्रांसपोज आव्यूह प्राप्त हो जाएगा आपके लिए। अब हमने मान लिया कि P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1/2, पहले ए को लिख लिया फिर प्लस ए डैश को लिख लिया। और इनको पहले जो मैंने बताया था कि कैसे आव्यूहों को जोड़ा जाता है, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। -1 इक्वल टू -2, 2 5 इक्वल टू 7, 3 -2 1। इसी प्रकार से जोड़ करके हमें यह आव्यूह प्राप्त हो गया है। इक्वल टू 1/2 जो आपके लिए आव्यूह से बाहर है, इसका हम प्रत्येक अवयव में गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है -1 7/2 1/2 7/2 7 5 1/2 5 1। अब हम इस P आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। जो आपके लिए पंक्ति है वो स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमने देखा कि इस P का जो ट्रांसपोज मिला P डैश, आव्यूह के सारे अवयव सेम टू सेम एकदम पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह रहा आपके लिए आव्यूह P और यह रहा आपके लिए P डैश। इनके अवयवों की स्थिति अपने सेम पंक्ति और सेम स्तंभ में है, तो कह सकते हैं कि P का जो ट्रांसपोज मिला वह सेम है, इसलिए P एक सममित आव्यूह है, जिसको P को मैंने माना था 1/2 ए प्लस ए डैश।
एक सममित आव्यूह हो गया। अब हम पुनः मान लेते हैं कि Q बराबर मैंने मान लिया कि 1/2 A माइनस ए डैश। तो 1/2 ब्रैकेट में पहले आव्यूह A को लिख लिया, फिर माइनस ए डैश को लिख लिया। इनको हमने हल करके देखा तो हमें मिला Q बराबर 0 माइनस 3/2 5/2 3/2 0 4 माइनस 5/2 माइनस 4 0। अब इस Q आव्यूह का परिवर्त आव्यूह Q डैश निकालते हैं। वही पंक्ति को स्तंभ में बदल लीजिएगा, जो कि हमें अवयव यहाँ पे प्राप्त हो गया है 0 3/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2 0 माइनस 4 5/2 4 0। अगर हम Q और Q डैश की तुलना करें तो यह ऋणात्मक Q के बराबर है, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल टू माइनस Q। तो हम कह सकते हैं कि Q, जिसको मैंने माना था 1/2 A माइनस ए डैश, एक विषम सममित आव्यूह है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि परिभाषा ही बताया था कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर ऋणात्मक मान के बराबर आता है तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब हम P और Q आव्यूह को जोड़ देते हैं। P और Q आव्यूह को जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, जो कि मूल रूप से मैंने जो आव्यूह A लिया था वही प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं किसी आव्यूह के कोई भी वर्ग आव्यूह हो एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये आपके लिए प्रमेय नंबर 2 थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अच्छे से ध्यान से देखिएगा बेटा, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आपके लिए आव्यूह पे प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह का रूपांतरण बताएंगे कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स का। काफ़ी महत्वपूर्ण या आपके लिए प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, इनकी सहायता से ही हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, किसी आव्यूह पे 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जा सकते हैं, जिनमें से 3 पंक्ति पे और 3 स्तंभ पे होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। यानी कि 3 संक्रियाएं पंक्ति पे हो सकती हैं और 3 संक्रियाएं स्तंभों पे होती हैं। कुल मिला के 6 प्रकार के रूपांतरण किए जा सकते हैं। तो चलिए, पहला रूपांतरण आपके लिए है, पहला रूपांतरण है किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल करके। यानी कि किसी भी आव्यूह की या तो 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, तो वह अपने मूल रूप में ही दिखाई देगी। कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, न उनके अवयव में कोई परिवर्तन आएगा, न तो वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। आव्यूह I तथा जेवी पंक्ति के लिए जो इंटरचेंज को लिखते हैं RI इक्वल टू RJ, ये इंटरचेंज का चिन्ह बनाया गया है यहाँ पे, और इसको एक तरह से कहें तो बराबर का ही है। यानी कि RI को इंटरचेंज किया गया RJ में, तथा अगर स्तंभ के लिए देखना चाहें तो आईवी तथा जेवें स्तंभ के विनिमय इंटरचेंज को CI इंटरचेंज CJ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको उदाहरण से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं पंक्ति को पंक्ति में और स्तंभ को स्तंभ में। यानी कि 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण नंबर 1, एक आव्यूह A है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 पंक्तियों को कैसे बदल रहे हैं। आव्यूह A पे मैंने R1 इंटरचेंज R2 का प्रयोग करने पे आव्यूह जो प्राप्त हुआ
यानी कि यह जो मेरी पहली पंक्ति थी उसको मैंने दूसरी पंक्ति बना दिया और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 था जो कि अब बदल के हो गया 4 5 6। जो पहली पंक्ति थी यहाँ पे दूसरी पंक्ति हो गई 1 2 3। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरा उदाहरण से देख सकते हैं कैसे हम स्तंभों को बदल सकते हैं। एक आकृति बी है, यहाँ पे मैंने C2 इंटरचेंज C3 यानी C2 को C3 की जगह पे लिख दिया और C3 को C2 की जगह पे लिख दिया। तो C1 तो सेम का सेम रहेगा 1 - 5√3 1 - 5√3। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी स्तंभ है 0 7 - 4, यहाँ पे वह तीसरी स्तंभ बन जाएगा 0 4 - 7 0 7 - 4 बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे जो तीसरा स्तंभ है 2 8 6, इंटरचेंज के कारण यह दूसरा स्तंभ यहाँ पे बन के आ जाएगा 2 8 6। यानी कि आपने देखा कि किसी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या किसी दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा जो संक्रिया है तो देखते हैं आपके लिए। दूसरी संक्रिया है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। यानी किसी भी अवयव का कोई पंक्ति हो या कोई स्तंभ हो उनमें किसी शून्येतर संख्या से नॉन जीरो से हम गुणा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के जहाँ के नॉट इक्वल टू 0 से गुणा करने को RI इक्वल टू KRI द्वारा निरूपित करते हैं। यानी यहाँ पे जो आईवी पंक्ति थी उसके प्रत्येक अवयव को मैंने के से गुणा करके बदल दिया है। उसी प्रकार से अगर हम स्तंभ को देखें तो आईवी स्तंभ को मैंने के से गुणा करके बदल दिया है। इसको हमने लिखा CI टेंस टू या इक्वल टू KCI द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण से देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। एक अवयव A है, इसके हमने जो ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे जो भी संक्रियाएं लिखते हैं इसको हम लोग एक कोष्टक में बंद कर देते हैं ताकि यहाँ से स्पष्ट हो सके कि इस अवयव में कौन सी संक्रिया की गई है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि R1 इक्वल टू 3R1, यानी यहाँ पे रहा या आपके लिए R1 1 - 2 3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 3 - 6 9। और R2 में कोई चेंज नहीं किया गया इसलिए सेम टू सेम हो गया 0 7 - 5 0 7 - 5। तीसरी संक्रिया देखते हैं कि क्या है आपके लिए। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों की किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके। काफ़ी महत्वपूर्ण यह आपके लिए संक्रिया है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ से किसी नॉन जीरो से गुणा करने के बाद उन पे जोड़ दे या घटा दे तो किस प्रकार से यह संक्रिया कर सकते हैं इसको देखिए। आईवी पंक्ति के अवयवों को जेवी पंक्ति के संगत अवयवों से के से गुणा करके जोड़ने पे RI इक्वल टू RI प्लस KRJ। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईवी पंक्ति को हमने किस तरह से परिवर्तित कर दिया है आपके लिए। आईवी पंक्ति को मैंने लिखा है कि आईवी में जो कि जेवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करके जोड़ दिया गया वो हो गई है आईवी पंक्ति, द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। इसी प्रकार हम स्तंभ के बारे में अगर देखना चाहें तो यह रहा CI टेंस टू CI प्लस KCJ। यानी कि जो CI यानी आईवी जो स्तंभ है अब परिवर्तित होके हो गया है अपने आईवी स्तंभ में
जेवें स्तंभ के प्रत्येक अवयव में के से गुणा करके जोड़ने पे जो प्राप्त होगा वो हो जाएगी आपके लिए आयवी स्तंभ। उदाहरण से देखिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं। आव्यूह ए है, हमने यहाँ पे जो संक्रियाएं करते हैं उनको मैंने कहा कि ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमें मालूम रहे कि इस आव्यूह में कैसे कैसे परिवर्तन किए गए हैं, पंक्ति में चाहे स्तंभ में। तो मैंने पहले उदाहरण में पंक्ति संक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। तो पहली पंक्ति है -135, दूसरी है 4 - 8 12, तीसरी है √3 √2 -7। यहाँ पे हम दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करके आपको दिखा रहे हैं, जिसके अवयव है 4 - 8 12। यहाँ पे हमने दिखाया कि R2 = R1 + 1/4 R2। तो चलिए R1 में इस R2 से 1/4 से गुणा करके जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वह हमारा बनेगा R2। तो यहाँ पे चलिए 1/4 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 = 0। यहाँ से 1/4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे 3 है तो हो गया 1। यहाँ पे 12 में 1/4 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 5 8। तो यह आप देख सकते हैं कि R2 को कैसे मैंने परिवर्तित किया है इस प्रगुण के द्वारा, इस नियम के द्वारा। दूसरा उदाहरण है जिसमें हम स्तंभ को परिवर्तित करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे दूसरे स्तंभ पे हमने वह संक्रिया करके दिखाएंगे आपको कि क्या होता है। दूसरा स्तंभ है 3 4, तो C2 = C1 + 2C2, यानी इसमें 2 से गुणा कर दें और पहले स्तंभ में जोड़ दें, वही C2 बन जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 1 7, 4 दूनी के 8 2 10, तो हो गया 1 7 2 8। तो यह तीनों संक्रियाएं काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है। पहला है कि किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी पंक्ति में नॉन जीरो या शून्यतर से गुणा करके हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक पंक्ति के दूसरे पंक्ति के किसी नॉन जीरो से शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ या घटा के लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं व्युत्क्रमणी आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही है व्युत्क्रम आव्यूह। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए सामने है व्युत्क्रम आव्यूह, जिस पे आपको एक्सरसाइज में सवालें भी मिलेंगी और बोर्ड के भी एग्ज़ाम में इस पे से सवालें पूछी जाती हैं कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए। तो चलिए देखते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह A कोटि M का है यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB = BA = I, यानी कि दोनों आव्यूहों का अगर हम गुणा कर दें तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, तत्समक आव्यूह में बदल जाए, तो दूसरा आव्यूह पहले आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। यानी B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे हम लोग A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, A⁻⁻1 से प्रदर्शित करते हैं। कोई आव्यूह दिया रहेगा, उसका आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना होगा, तो उसका पावर -1 कर देंगे तो वह आपके लिए व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा। निकालने के लिए हम कुछ उदाहरणों से समझाने का प्रयास करेंगे कैसे हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। एक आव्यूह A है, आव्यूह B है। कहा गया इन दोनों को गुणा करने पर यदि I प्राप्त हो जाता है तो वे दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। तो चलिए AB में मैंने गुणा किया, मैंने गुणा आपको बताया था
कि पंक्ति में संगत अवयव स्तंभों का गुणा करेंगे। पुनः वही पंक्ति रहेगी, दूसरा स्तंभ आएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति चलेगी, पहला स्तंभ आएगा, दूसरी ही पंक्ति रहेगी, दूसरा स्तंभ आएगा। जिनको करने पे हमें प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं कि आपके लिए मिल गया AB = 1001। यह आपके लिए क्या है? तत्समक आव्यूह। और आप देख सकते हैं कि आव्यूह A 2 × 2 कोटि का है, आव्यूह B भी 2 × 2 कोटि का है। इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तत्समक आव्यूह मिलेगा, उसकी भी कोटि 2 × 2 की होगी, 1001। अतः B 1 का व्युत्क्रम है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। किसी आयत आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। दूसरा, AB का व्युत्क्रम B के व्युत्क्रम गुणे A के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तीसरा आपके लिए है, जब A = IA पर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रियाएं करने पर यदि बाएं पक्ष के आव्यूह A की एक या अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात किसी भी आव्यूह का अगर हम परिवर्त निकालें और वहाँ पे अगर देखते हैं बाएं पक्ष में, यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपके लिए A = IA में दोनों पक्षों में हम पंक्ति संक्रियाएं करते जाएं और यह A मेरा बदल करके कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाए, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। दाहिने पक्ष में जो भी मिले उससे हमारा कुछ लेना नहीं है, बस सिर्फ बाएं पक्ष में अगर देखते हैं कि एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्ति के सारे अवयव अगर 0 हो जाते हैं तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 0 0, अतः A इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नों में दिया रहेगा कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग से ज्ञात करना हो तो यहाँ पे 2 प्रकार से ज्ञात सकते हैं, पंक्ति संक्रिया द्वारा या स्तंभ संक्रिया द्वारा। अगर प्रश्न में लिख दे कि पंक्ति संक्रिया द्वारा ज्ञात करना है तो सिर्फ आप पंक्ति संक्रिया से ज्ञात कर सकते हैं, स्तंभ संक्रिया नहीं लगा सकते। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई एक संक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, या तो पंक्ति की या तो स्तंभ की, तो उसी से अंत तक सवाल को हल कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि पंक्ति की संक्रिया प्रारंभ करके बीच में स्तंभ की संक्रिया प्रारंभ कर दीजिए, तो सवाल आपकी गलत हो जाएगी। उदाहरण है, एक आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। हम यहाँ पे पंक्ति संक्रिया से प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि A = IA, जहाँ पे I आपके लिए तत्समक आव्यूह है। और I अक्सर बच्चों में यह दिक्कत आती है कि I जो कि I तत्समक आव्यूह की कोटि क्या होती है, यह दिए गए सवाल के कोटि पे आव्यूहों पे निर्भर करती है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे आव्यूह A की कोटि 3 × 3 है, इसलिए I की भी कोटि 3 × 3 की होगी। तो बाएं पक्ष में हम आव्यूह A को लिख लेंगे और दाहिने पक्ष में I को लिख लेंगे और A को जस का तस लिखेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको हम आखिरी तक लिखते जाएंगे, A
बस संक्रियाएं होंगी तो बाएं पक्ष में यहाँ पे होंगी और आई में होगी। यहाँ ए पे कुछ भी नहीं करना है, इसको सेम टू सेम नीचे उतार के लेके जाना है। तो चलिए हम संक्रिया प्रारंभ करते हैं। बाएं पक्ष में संक्रिया जो होगी वही दाहिने पक्ष में भी होगी आपके लिए। यहाँ पे जो मैंने प्रगुण बताया था आपके लिए, नियमों का, गुणधर्मों का पालन यहाँ पे करते हुए आपको ले चलते हैं कि R2 को हम लोग चेंज करते हैं कि R2 इक्वल टू क्या लिखे हैं, R2 प्लस 3R1, यानी यहाँ पे जो मेरी R2 थी या आपके लिए R2 वो परिवर्तित हो जाएगी, इसमें 3 से गुणा करके उसको जोड़ दें तो हमें प्राप्त हुआ है 09 माइनस 11। वही प्रक्रिया संक्रियाएं इस दाएं पक्ष में भी होगा। इसमें हम 3 से गुणा कर दें, इसमें जोड़ दें तो 3 इकाई 3 0 0, जोड़ने पे 3 1 0 प्राप्त हुआ। R3 तीसरी भी पंक्ति को हम परिवर्तित कर रहे हैं। किस प्रकार से? तीसरी पंक्ति को लिख रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति में 2 से गुणा करके घटा दें, तो घटाने पे हमें प्राप्त हो गया है 0 माइनस 1 और 4। तो दाहिने पक्ष में भी वही संक्रिया हो रही है, तो प्राप्त हो गया है -2 0 4। तो ध्यान रखिए बेटा, जो भी संक्रियाएं कीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर उसको लिखिएगा कि किस पंक्ति को बदले हैं, किस प्रकार से बदले हैं, कौन सी संक्रिया की हैं, ऑपरेशन आपने किया है, उसको यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे संक्रियाएं तब तक होती रहेंगी जब यहाँ पे हमें आई ना प्राप्त हो जाए। तो आई प्राप्त करने के लिए देखते हैं कि इसका मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 होने चाहिए, से सभी 0 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1 है, यहाँ पे 4 है आपके लिए, यहाँ पे 3 है, -2 है, यहाँ पे आपके लिए 21 है और यहाँ पे -1 है। और इनको हम लोग तब तक संक्रियाएं करते जाएंगे जब तक के लिए कि यह 1 1 1 हो जाए, से सभी आपके लिए 0 हो जाए। तो अगली संक्रिया हमने किया है कि R2 को चेंज किया है। R2 बराबर लिखा है R2 प्लस 8R3। इसमें मैंने 8 से गुणा करके इस R2 में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त हो गया है वो हो गया है 0 1 21, और वही सेम प्रक्रिया दाहिने पक्ष में भी होगी। हमें प्राप्त हो गया है -13 1 8, और A अपने सेम पोजीशन में लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके लिए। पुनः संक्रिया आगे बढ़ाते हैं। R1 को मैंने चेंज किया है R1 माइनस 3 R2, और R3 को मैंने चेंज किया है R3 प्लस R2, जो कि हमें प्राप्त हो गया है 0 1 21 0 0 25, और यहाँ पे प्राप्त हो गया आपके लिए -13 1 8 -15 1 9, और यह हो गया पहली जो रो थी 14 -3 -24। अभी भी हमको यहाँ पे 1 1 1 नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपको 25 है, तो यहाँ से हम 25 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी इसमें इस वाले पंक्ति में, क्योंकि हमने कहा कि पंक्ति संक्रिया हम करें, तो R3 वाले में 1/25 R3 कर सकते हैं, जिससे यह 1 हो जाएगा। तो R3 को हमने चेंज किया 1/25 R3, उसमें गुणा कर दिया तो यह हो गया 0 0 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 1 प्राप्त हो गया, लेकिन अभी शेष अवयव 0 0 नहीं है। जब तक ले 0 0 नहीं होंगे तब तक यह संक्रियाएं चलती रहेंगी आपके लिए। दाहिने पक्ष में मैंने भी R3 के लिए वही ऑपरेशन किया, 1/25 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे करने पे यहाँ पे यह हो गया -15/25 1/25 9/25।
अब अगले संक्रिया में हम देख रहे हैं कि R1 को हमने परिवर्तित कीजिए, R1 प्लस 65 R3, यहाँ पे -65 था तो यहाँ पे हम 65 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो यह 0 प्राप्त हो जाएगा आपके लिए। यहाँ R2 को देख रहे हैं, R2 माइनस 21 R3, यहाँ पे 21 है, अगर इसमें हम 21 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हो जाएगा और 0 मिला ही। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 1 1, दैट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, जिसको इकाई आव्यूह भी आप लोग कहते हैं। दाहिने पक्ष में भी वही संक्रिया हुई है, करने पे हमको प्राप्त हो गया है 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25 इंटू ए में कोई चेंज नहीं होगा, ए जस का तस रखा जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 1 1 से सभी अवयव 0 है, इक्वल टू सभी पंक्तियों से -1/25 मैंने कॉमन निकाल लिया तो प्राप्त हो गया -25 10 15 10 -4 -11 15 -1 9। जो यहाँ पे a मल्टीप्लाई था, इसको मैंने बाएं पक्ष में पक्षांतर किया तो यह मल्टीप्लाई था, तो डिवाइड हो जाएगा बाई a हो गया आपके लिए। बाई ए था, इसी को हम अगर पावर ऊपर लेके जाएं तो यह हो जाएगा a पावर -1 इंटू, यह आपके लिए है तत्समक आव्यूह आई, यानी a इनवर्स आई, जिसको हम लोग लिखते हैं a इनवर्स, यानी कि जो आव्यूह a दिया था उसका यह व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो गया। -1/25 -25 10 15 10 -4 -11 15 -1 -9। यहाँ पे हमने पंक्ति संक्रिया किया था। एक दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं जिसमें हम लोग स्तंभ संक्रिया करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी कीजिएगा या तो पंक्ति संक्रिया कीजिएगा या तो स्तंभ संक्रिया कीजिएगा। आव्यूह ए है, इसका व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग है, तो हम स्तंभ संक्रिया प्रारंभ करते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू आई ए, यहाँ a 2 × 2 कोटि का, इसलिए i भी 2 × 2 कोटि का होगा। यहाँ पे इसको आपको 1 1 में परिवर्तन करना है, से सभी को 0 0 लिखना है। तो यहाँ पे हमारा स्तंभ प्रक्रिया चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 - 1 है, इसको 0 और 1 में परिवर्तन करना है। तो यह 0 लाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2 इक्वल टू C2 - 2C1, जो कि प्राप्त हो गया 1 0 2 2 2 जा 4 -1 -5। वही सेम प्रोसेस इधर भी हुआ, 1 0 2 से सब्ट्रैक्ट किया गया -2 और 1। और यहाँ पे आप पुनः अगली संक्रिया करके दिखा रहे हैं। C2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -5 है, यानी यहीं से -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि C1 में करना नहीं, C2 में करना था। तो यह 0 या -5 से चेंज होकर 1 हो गया। वही काम दाहिने पक्ष में भी होगा आपके लिए। -2 था, अब माइनस की वजह से प्लस 2/5 हो गया। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे -1/5 हो गया। अगले C1 यहाँ पे परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जो कि होना चाहिए 0। तो इसमें आप 2 से गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 1 और दाहिने पक्ष में हो गया
1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। मैंने कहा ए को जरा सा भी परिवर्तन नहीं करना है, एट इज इट उतारते जाना है। जो मैंने संक्रिया किया है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कोष्ठ में लिख दिया है। अतः यह जो मेरा ए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, जब इसको हम बाएं पक्ष में परिवर्तित करते हैं तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 1, 2, 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1/5 सब में मल्टीप्लाई, उसको मैंने कॉमन करके बाहर कर दिया है। तो यह रहा आपके लिए ए इनवर्स। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि परिवर्त आव्यूह क्या है, सम्मित आव्यूह क्या है, विषम सम्मित आव्यूह क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, कैसे हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, या तो पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कीजिएगा या तो स्तंभ संक्रिया का प्रयोग कीजिए, किसी एक संक्रिया के द्वारा ज्ञात कीजिएगा। और यह तब तक करते आइए जब बाएं पक्ष में तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं, कुछ होमवर्क आपके लिए देते हैं जो घर बैठे आप इनको हल कीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए बी सी दिया हो तो प्रश्न आपको इस प्रकार है कि ए प्लस बी तथा बी माइनस सी की गणना कीजिए, साथ में सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, यानी दोनों आव्यूहों को जोड़ अंतर भी ज्ञात करना है और यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी। यहाँ पे आपको आव्यूहों का योग और अंतर करने को मैंने प्रारंभ में बता दिया था, उसी की सहायता से इसको हल कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, दिए गए समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। 2 आव्यूह है x z y t प्लस 3 आव्यूह है 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। इस समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल करना है। बड़े आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। इस आव्यूह में 2 से गुणा कर लीजिएगा, इस आव्यूह में 3 से गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद इन आव्यूहों को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद दाहिने पक्ष में इस आव्यूह में 3 से गुणा कर लीजिएगा। और मैंने आपको 2 समान आव्यूहों को तुलना करने के लिए बताया था कि कुछ संगत अवयवों की तुलना की जा सकती है। तो तुलना करके आप x, y, z तथा t का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि आव्यूह ए अवयव हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, अर्थात a का गुणा 3 बार कर लीजिएगा। a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर, पुनः करेंगे तो a क्यूब, फिर उसमें 6 का गुणा करके a स्क्वायर में प्राप्त कर लीजिएगा, 7 के गुणा a में कर लीजिएगा, 2i, i आपके लिए इकाई आव्यूह यानी तत्समक आव्यूह है। यह a के कोटि पे डिपेंड करेगा, i भी आपके लिए 3 गुणे 3 कोटि का होगा। इनको हल करके इस समीकरण में रख देंगे तो आपको सभी का योग 0 के बराबर प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न है, यदि आव्यूह ए तथा बी इस प्रकार हो तो सिद्ध कीजिए। पहला, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। दूसरा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। मैंने परिवर्त आव्यूह आपको बताया है, उसी हिसाब से आप इन आव्यूहों का परिवर्त करके ज्ञात कर लीजिएगा। परिवर्त आव्यूह में करना कुछ नहीं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, आव्यूह ए को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए।
मैंने आपको एक उदाहरण भी यहाँ पे हल करके दिखाया था, किसी भी वर्ग आव्यूह को कैसे एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित आव्यूहों के व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे 2 मैंने आव्यूह दिया है, इन 2 आव्यूहों का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। या तो पंक्ति संक्रिया से कीजिएगा या तो स्तंभ संक्रिया से कीजिएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज आव्यूह का चैप्टर समाप्त हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको सारणी के बारे में बताएंगे।